नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने चैनल अमोक क्लासेज में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी और आप अच्छे खासे होंगे। दरअसल आज क्या है, आज 20 फरवरी को क्या किया गया, पीसीएस ने अपना विस्तृत विज्ञापन 2025 के लिए जारी कर दिया। यानी अगर आप 2025 पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप अभी से अपने कमर कस लीजिए, अपने तैयारी को धार देना शुरू कर दीजिए ताकि लिस्ट में आपका नाम जरूर आ जाए। अब दोस्तों, ये जो तैयारी है ओवरनाइट तैयारी नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ क्या होता है, लोग ओवरनाइट तैयारी करते हैं या मौसमी पढ़ाई करते हैं। मौसमी पढ़ाई का मतलब क्या होता है, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड का आने के बाद लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। कहीं करंट अफेयर लेके दौड़ेंगे, दृष्टि लेके दौड़ेंगे, कहीं कुछ और लेके दौड़ेंगे, 60 नोट्स हेरेंगे, कोचिंग को 60 नोट्स हेरेंगे। इसकी वजह से पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये चीज मान लीजिएगा, जो पीसीएस की नौकरी है आपके राजा की नौकरी। किसकी नौकरी है? राजा की नौकरी। और राजा बनने के लिए आपको धैर्य चाहिए, संघर्ष चाहिए, दोनों चाहिए। इसलिए दोस्तों, मैं कह रहा हूं आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी कितना बखूबी कर लीजिए ताकि एग्जाम समय में आपको ये ना पछताना पड़े आपको ये टॉपिक कंप्लीट है, आपका साल विषय बचा हुआ है, ऐसा कुछ भी ना सोचना पड़े। मैं आपके लिए इस आपकी तैयारी में क्या हेल्प करूंगा दोस्तों। एक तो जो मैं पूर्वावलोकन कंप्लीट करा रहा हूं, अगर आप पूर्वावलोकन कंप्लीट कर लेते हैं अपने, तो क्या होगा, आपको लगभग 50% प्रश्न आपको यहां से मिल जाएगा। आपकी कटाव कितनी जाती है? कटाव ज्यादातर कितने 60% के आसपास रहती है। यानी पूरे नंबर का 50% क्या है, आपको ये पूर्वावलोकन दे रहा है। और लगभग 20% आपका क्या होता है, करंट अफेयर यह होता है। यानी 50 + 20 = 70% क्या होगा, मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। किसके माध्यम से? पूर्वावलोकन के माध्यम से और करंट अफेयर के माध्यम से। यानी इन दोनों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और दोनों ही माध्यम पे हम आपकी तैयारी शुरू की है। पहला क्या है, पूर्वावलोकन। दूसरा क्या है दोस्तों, डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के माध्यम से हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो दिन प्रतिदिन की जो चर्चा न्यूज़ है उसको कंप्लीट कराया जाना। ठीक है, इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और निरंतर इसे देखते रहें और अपने तैयारी को और अच्छा बेहतरीन करते रहें। दोस्तों, जिस लेवल पे मैंने घटनाचक्र पूर्वावलोकन को समझाया है, चाहे आपका पॉलिटी वाला सेगमेंट जो कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री का 1 या 2 दिन में शुरू हो जाएगा, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेगमेंट हो या ज्योग्राफी वाला सेगमेंट जो हमारा भी चल रहा है। दोस्तों, जिस लेवल पे मैंने समझाया है, पूरे यूट्यूब पे किसी ने इस लेवल पर ना समझाया है ना दिखाया है। मैंने एनिमेशन से, अलग अलग इमेज के माध्यम से चीजों को दिखाई। इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना ज्यादा समय गवाए आज के टॉपिक पर। लास्ट वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने देख लिया था। अब हमें देखना है, लास्ट वीडियो हम लोग क्या, प्राकृतिक वनस्पतियां देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंचाई और नहरें। दरअसल है क्या, आपके यहाँ फसल उत्पादन होता है। अगर फसल को उत्पादन करना है, उनके लिए क्या है, पानी अनिवार्य है। पानी कैसे देंगे? जो हम कृत्रिम रूप से पानी देते हैं उसे सिंचाई कहते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के नहरों या अन्य नलकूपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इससे संदर्भित आपसे प्रश्न बनना है, पूछा गया है कौन कौन से बांध बने हैं, कौन कौन से नहर सिंचाई परियोजना है, ये सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। शुरुआत करते हैं। भारत की स्थिति उपोष्ण जलवायु के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब उपोष्ण तथा पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्वी असम और मेघालय और दक्षिण के कुछ भाग को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र क्या है, उच्च तापीय मंडल में समाहित है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? दरअसल उपोष्ण क्यों? क्योंकि आपको पता है भारत कैसे कैसे मतलब भारत की स्थिति कैसी है, आप देख लीजिएगा, देखिएगा। जैसे मान लीजिए भारत है, लगभग 23.5 डिग्री क्या है, आपके भारत के लगभग मध्य से होकर गुजर रही है, जिसे क्या कहते हैं, 23 डिग्री कहते हैं। और इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा के इधर जो क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है? उपोष्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपोष्ण कहा जाता है। जीरो से लेकर कर्क रेखा के बीच में क्या कहा जाता है? इसे उष्ण कहा जाता है। क्या कहता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, अब भारत की स्थिति क्या है, चूंकि इसके बाद भी भारत है, तो इसे क्या कहा जाता है? भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों ही क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या भारत केवल उष्णी क्षेत्रों में पाया जाता है? नहीं, भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है भारत की स्थिति क्षेत्र में पाई जाती है। कहां? उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और पश्चिमी हिमालय, उत्तर
उत्तर पूर्व असम और मेघालय, दक्षिण कुछ भाग क्या होते हैं, देश के अधिकांश उच्च तापीय मंडल में होता है। यानी इन भागों को छोड़ दीजिए, बाकी क्षेत्र क्या है आपके उच्च ताप में रहते हैं। ठीक है। ऊंचे तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है। वो स्वाभाविक है, अगर तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर अधिक होगा। अतः बोई गई फसलों हेतु मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। क्योंकि अगर तापमान अधिक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक हो रही है, तो क्या होगा, मृदा में नमी की मात्रा कम होने लगेगी। अगर मृदा में नमी की मात्रा कम होने लगेगी तो क्या होगा, हमें पानी उसको देना पड़ेगा, और जो हम कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध कराते हैं उसे क्या कहा जाता है, सिंचाई कहा जाता है। ठीक है। भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन है। कैसे साधन, बहुत से साधन है। और 2018 के अनुसार जो स्टैटिस्टिकल ईयरबुक जो होता है उसकी एक डेटा आती है, उसके अनुसार क्या होता है, भारत में जो 14-15 हजार के 2014-15 में जो आंकड़े निर्धारित किए गए थे, उसके अनुसार भारत में सबसे प्रमुख साधन क्या है, नलकूप। नलकूप का मतलब पंपिंग सेट। पंपिंग सेट अब क्या है, पंपिंग सेट क्या है, एक एक घर में 2-2, 3-3 पंपिंग सेट लग चुके हैं वर्तमान में, या किसी किसी घर में 4-4 पंपिंग सेट है। हमारे घर में खुद तीन पंपिंग सेट है। ठीक है। इस प्रकार से क्या है, यानी पंपिंग सेट का विस्तार बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है। जिनका कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 46.2% योगदान है। यानी मान लीजिए 100% जो क्षेत्र सिंचित किए जाते हैं, सिंचाई किए जाते हैं, उसमें लगभग 46% किसका योगदान है, आपका नलकूप का है। ठीक है। नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर कुल सिंचाई का लगभग 62% आता है। यानी नलकूप के साथ साथ अगर अर्ध को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, आपको ये 62% तक आएगा। ठीक है। आगे चलिए। नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित कितना क्षेत्र है, लगभग 23.66% है। और टैंक द्वारा कुल सिंचित जो भूमि है कितना है आपका, 2.2% है। बाकी 11% अन्य साधन पर सम्मिलित। अन्य साधन मतलब हो सकता है किसी पौंड से करते हो, या फिर किसी झील से करते हो, या किसी अदर एक्टिविटीज करते हो, इससे सिंचाई होता है। ठीक है। कह रहा है 2015-16 में देश की सिंचाई की दृष्टि से निवल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक उत्तर प्रदेश प्रथम था, मध्य प्रदेश द्वितीय था, और राजस्थान तृतीय था। यानी सर्वाधिक सिंचाई का क्षेत्रफल जो है, पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा आपका एमपी है, तीसरा आपका राजस्थान है। आपका भारत में सिंचाई परियोजना 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। यानी भारत में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं हैं। अगर इसका एक टाइम मतलब एक सूची बना दिया जाए कि कहाँ कितने प्रतिशत कितनी सिंचाई होती है, देखिएगा। कुएं, एक मिनट थोड़ा पतला कर लिया जाए। कुआं, कुआं से कितना हो रहा है, लगभग कुआं और नलकूप, कुआं और नलकूप मिला कितना हो रहा है, लगभग 62% हो रहा है, लगभग मान के चल रही है। ठीक है। नहरों द्वारा कितना हो रहा है, नहरों द्वारा दोस्तों लगभग आपका 24% हो रहा है। ठीक है। और तालाबों द्वारा आपका तालाब द्वारा लगभग आपका 3% हो रहा है। कितना हो रहा है, 3% हो रहा है। और अन्य कितना है, लगभग आपका 10% है। यानी ये कुछ ऐसे सिंचाई पैटर्न है जो आपके लिए पूछे जाते रहते हैं। ठीक है। देखिएगा। अब हमें पढ़ना है जो आपकी ये सिंचाई परियोजनाएं हैं कितने प्रकार की होती है, कितने वर्गों में हम बांटे जाते हैं। इसे 3 वर्ग होते हैं। एक होता है लघु सिंचाई परियोजनाएं, दूसरा होता है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, तीसरा ही होते हैं बृहद सिंचाई परियोजनाएं। कौन कौन सा, लघु सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और बृहद सिंचाई परियोजनाएं। देखिएगा। अगर इसके तहत क्या होता है, जो लघु सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, अगर 2000 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल की सिंचाई होती है, जिससे यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई होती हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आपका लघु सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन आएगा, कुआं आ जाएगा, नलकूप आ जाएगा, पंपिंग सेट आ जाएगा, तालाब आ जाएगा, और ड्रिप सिंचाई हो जाएगा, स्प्रिंकलर सिंचाई, ये सब क्या है इसके अंतर्गत शामिल है। और इसके ध्यान देना, पूरे भारत का लगभग 62% जो होता है आपका लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई होती है। कितने किसके माध्यम से होती है, लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से क्या होता है, लगभग ज्यादातर भारत में क्या होती है, सिंचाई होती है। ठीक है। आगे चलिएगा। कह रहा है मध्यम सिंचाई क्या होता है दोस्तों, जिसमें 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर, यानी 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक की जो सिंचाई की जाती है उसे क्या कहा जाता है, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है। आगे क्या देखिए, बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजनाएं वो होती हैं जहां 10,000 हेक्टेयर से अधिक की जो सिंचाई की जाती है, वहां क्या होती है, बृहद सिंचाई परियोजनाएं होती हैं। और यह लगभग पूरे देश का कितने परसेंट है, 38% भूभाग को कवर करता है। ठीक है। कितने परसेंट को, 38% भूभाग को कवर करते हैं। अब हमें पढ़ना है दोस्तों
कुछ नहरों के बारे में, क्योंकि भारत में नहरें की संख्या बहुत ज्यादा है और नहरों का निर्माण काफी प्राचीन काल से भारत में होता आ रहा है। अब हमें यही देखना है भारत में नहर कितने हैं और कहां से कौन कौन से नहर आपके निर्माण हुए। ठीक है, देखिएगा, विश्व में सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत व्यवस्था में से एक गंग नहर है। यानी अगर पूछा जाए गंग नहर क्या है, कहाँ कैसी व्यवस्था, विश्व की सबसे पुरानी व्यवस्था है। ठीक है, इसका निर्माण 1927 में बीकानेर तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने किया था। यानी जो राजस्थान बीकानेर है, राजस्थान जो बीकानेर है, वहां जो एक राजा थे, क्या नाम था उनका, गंग सिंह, इन्हें इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से निकलती है। यानी ये जो नहर है आपकी, जो गंग नहर है, जो राजस्थान में बह रही है, कहां से बह रही है आपकी, ये आपकी सतलज नदी से निर्माण हो रहा है इसका। ठीक है, अगले जो नहर परियोजना है आपका पूर्वी नहर परियोजना। पूर्वी नहर परियोजना जो है दोस्तों, यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला यानी यमुनानगर के जिला हरियाणा के निकट से निकलती है। यानी जो आपका पूर्वी यमुना नहर है, कहां से निकल रहा है आपका, हरियाणा से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है, हरियाणा से निकल रहा है। ठीक है, और किस नदी पे है ये यमुना नदी पे। किस पे है, यमुना नदी पे। ठीक है, आगे चलिएगा, और यह मुख्य नहर लगभग 197 किलोमीटर है। कितना है, 197 किलोमीटर है। ठीक है, इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन, यमुना दोआब, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद वाले जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये सिंचाई की जाती है। ठीक है, आगे चलिएगा, पुनरुद्धार के पश्चात नहर प्रथम बार 1830 में चलाई गई थी। यानी जो यमुना नहर है, यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर, इसका निर्माण सर्वप्रथम कब हुआ था, 1830 में। ठीक है, इस नहर प्रणाली में जुलाई से पानी में कमी होने लगती है। ठीक है, आगे चलिएगा, कह रहा अक्टूबर से आने तक इस नहर में जलापूर्ति शून्य हो जाती है। यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच में लगभग इसमें आपूर्ति बंद हो जाती है। ठीक है, और इस समस्या के समाधान में ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर हथनीकुंड बैराज का निर्माण कराया गया। चूंकि यहाँ पे क्या होता है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक पानी नहीं होता है, तो क्या होता है, इसीलिए इसमें पानी उपलब्ध कराने के लिए कुछ नए बांध बनाए गए हैं। जिससे एक नया बांध बना है जिसका नाम है हथनीकुंड बैराज। किस नदी पे है ये, यमुना नदी पे। किस नदी पे है, यमुना पे, वहां पे इसका निर्माण किया गया। ठीक है, आगे चलिएगा, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था, 1842 में हुआ था। कब हुआ, 1842 में हुआ था, इस अवधि में कराया गया था। ठीक है, इस परियोजना के जनक कौन थे, सर पीटी काटिल। कौन थे, सर पीटी काटिल। अभी आप देख लीजिएगा, इसके बाद हम सारे जो नहर, जो प्रमुख नहर है आपके यहाँ से, उसके सभी में सूची आपको दूंगा। उस सूची का आप देखेंगे जहां से आपसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, इस नहर के प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 8 अप्रैल 1854 में चलाया गया। ठीक है, यह नहर हरिद्वार के में भीमगौड़ा नामक स्थान से गंगा के दाहिने तट से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी नहर है, कौन सा, ऊपरी गंगा नहर, कहां से निकलती है, आपके हरिद्वार के पास से निकलता है। ठीक है, और लगभग मुख्य ऊपरी गंगा नहर की लंबाई लगभग 298 किलोमीटर है और यह नहर प्रणाली कुल लगभग 6496 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए इसकी कुल क्षेत्रफल, इस कुल प्रणाली का मतलब क्या, चूंकि होता है एक मेन नहर होती है, मेन नहर के बाद वो नहरें कई शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे ये मेन नहर है, मान लीजिए मेन नहर है, अब इसमें कई शाखाएं बढ़ गई, इसकी शाखा, ये इसकी शाखा, ऐसी शाखाएं बढ़ती रहती हैं। इसे क्या कहा जाता है, उसकी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा, क्या रहा है, हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आगरा जनपद में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यानी ये क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से क्या होती है, सिंचाई की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में शारदा या घाघरा दोआब में अवस्थित पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर और आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जनपद कुछ सिंचाई सुरक्षा उपलब्ध हेतु चंपावत, खटीमा, बनवास के पास शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण किया गया है। इस दाहिने तट को जो प्रमुख नहर निकलती है इसे शारदा नहर कहते हैं। यानी जो शारदा नहर है दोस्तों, इन सब क्षेत्रों में क्या करती है, ज्यादातर ये आपको क्या करती है, सिंचाई उपलब्ध कराती है। और ध्यान देना है, ये
भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना में से एक है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना में से एक है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना अगर पूछा जाए वो है शारदा। कौन सी है? शारदा, ठीक है। देखिएगा, कह रहा मुख्य नहर की लंबाई लगभग 44 किलोमीटर है तथा शारदा नहर की प्रणाली कुल लंबाई कितना है? 9,600 9,961 किलोमीटर। सोचिएगा, इतनी बड़ी परियोजना आपकी है ये, ठीक है। आगे चलिएगा, इस परियोजना पर 1918 में वर्ष कार्य शुरू हुआ था और 1928 में इस परियोजना को पूर्ण कर दिया गया था, ठीक है। आगे चलिएगा, निचली गंगा दूसरी नहर है, जो कौन है? निचली गंगा है। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? उसका उद्गम कहाँ है? नरौरा बुलंदशहर से हो रहा है। कहाँ हो रहा है? नरौरा बुलंदशहर से हो रहा है। और ये मुख्य नहर जो है, लंबाई इसकी कितनी है? लगभग 98 किलोमीटर या 100 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 100 किलोमीटर है। और कुल नहर की जो प्रणाली लंबाई है लगभग 8,278 किलोमीटर। कितना है? 8,278 किलोमीटर, ठीक है। गंगा नदी के दाहिने तट से निचली गंगा की अभिकल्पना 1859 में की गई थी। इस योजना की स्वीकृति 9 नवंबर 1871 में की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, परियोजना का निर्माण कार्य लगभग निचली गंगा का नहर 1878 में प्रथम बार चलाया गया था। यानी जो निचली गंगा नहर परियोजना है, ये कब चलाया गया था? 1878 में चलाया गया, ठीक है। और इसमें ध्यान देना है, फर्रुखाबाद जल शाखा, बेवर जल शाखा और कानपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा और भोगिनीपुर जल शाखा में ये मुख्य शाखाओं में फटा हुआ है। कौन सा? निचली गंगा नहर परियोजना, ठीक है। आगे देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? 1958 में। और तत्कालीन जो गृह मंत्री थे, कौन थे? गोविंद वल्लभ भाई पंत। गोविंद वल्लभ पंत जी थे, उन्होंने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। इसका उद्घाटन पंजाब में सतलज ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरके बैच बात पर अवस्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है? हरके बैच, ठीक। आगे चलते हैं, यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजनाओं में से परियोजना है जिसकी लंबाई लगभग 649 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, उसमें एक नाम कौन सा आएगा? जाएगा आपका सतलज वाला या इंदिरा गांधी, ठीक है। आगे चलिएगा, इस नहर में से पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे मुख्य रूप से सिंचाई उपलब्ध कराई जाती है। यानी ज्यादातर जो आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है, वहां पर इससे सिंचाई उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना कहाँ है? ये गंगा की सहायक नदी है गंडक। गंडक नदी पर त्रिवेणी बांध के पास लगभग 740 किलोमीटर लंबा बैराज निर्माण कराया गया है, जिसमें कुछ नहरें निकली हुई, ठीक है। फरक्का बैराज। फरक्का बैराज कौन है दोस्तों? ये 1975 में हुगली नदी पर ये इसे सिल्ट जमा होने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। चूंकि इस पे फरक्का बैराज पूछा गया, कई बार प्रश्न है, आखिर फरक्का बैराज कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। आगे चलिएगा, इस बैराज के दाहिने किनारे से निकलनी गई नहर जो गंगा, आगे आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं। हमें देखना है, इनकी शुरुआत करना है, कहाँ कौन कौन से प्रश्न आपसे किस परियोजना से बारे में पूछा गया है। देखिएगा, पहले आपको जो नदी घाटी परियोजना है वो कौन से? नर्मदा नदी घाटी परियोजना, ठीक है। देखिएगा, क्या इसमें नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कैसी है? 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सर्वप्रथम 1945-46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई और विद्युत उत्पादन तथा बाढ़ नियंत्रण हेतु क्या किया गया? विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। क्योंकि इसमें जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती दोस्तों, उसको केवल सिंचाई ही नहीं होता, बल्कि बाढ़ का नियंत्रण भी करना है, विद्युत उत्पादन भी करना है, मत्स्य पालन भी करना है, पर्यटन को भी बढ़ाना है। ऐसे कई उद्देश्य होते हैं जिसके उद्देश्य को पूर्ति के लिए इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, ठीक है। देखिएगा, इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिसमें से 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर बना है। ध्यान देना है, इसमें 30 बड़ी परियोजनाएं हैं, ठीक है। कौन कौन से? 10 नर्मदा नदी पर डायरेक्टली बने हैं और लगभग 20 उसकी सहायक नदियों पे, और लगभग 135 जो है मध्यम तथा 300 छोटे बांधों और बैराजों का निर्माण किया गया है, ठीक है। सरदार सरोवर जो परियोजना है दोस्तों, ये यहीं पर अवस्थित है, और जो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के नौगांव पर स्थित है, ठीक है। सरदार सरोवर जो परियोजना है विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, क्या है? इसका पूर्ण जलाशय स्तर 138 मीटर 138.68 मीटर है और इसमें कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन
किया जा सकता है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध में लगभग नर्मदा नदी का जल स्तर लगभग 65% है, यानी जो सरदार सरोवर बांध है इसमें नर्मदा नदी के लगभग 65% जल को उपयोग किया जाता है। और सॉरी, 65% हिस्सा किसका है? मध्य प्रदेश का है, जबकि गुजरात और अन्य प्रदेश का भी इसमें हिस्सा है। कौन कौन सा? ये जो सरदार सरोवर परियोजना है कौन कौन सा इसमें? मध्य प्रदेश है, गुजरात है और आपका महाराष्ट्र भी इसमें अवस्थित है, यानी तीनों राज्य मिलकर इस परियोजना को क्या कर रहे हैं? क्रियान्वित कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। सरदार सरोवर मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लाभ मिलता है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है तो आंसर क्या है इसको? मध्य प्रदेश। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो इससे सरदार सरोवर परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से 1986 में समाज वैज्ञानिक मेधा पाटेकर और महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की गई थी। चूंकि हुआ क्या था, जब सरदार सरोवर परियोजना की शुरुआत की गई थी, चूंकि आपको पता है जो पर्यावरण कार्यकर्ता है इनका काम में क्या? विरोध करना, और ये क्या करते हैं? सजग करते हैं लोगों को। इसी हिसाब से जो मेघा पाटेकर जी थे इन्होंने भी इसमें काफी योगदान दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नर्मदा नदी परियोजना इंदिरा गांधी सागर बांध भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी सागर बांध भी कहा जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी सागर परियोजना नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश के खंडावा जिले के पुनवा गांव में 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कहाँ पे? एमपी। बस इतना ध्यान दीजिएगा, एमपी में स्थित है। अगर आप एमपी के स्पेशल के रहने वाले हैं तब आप इसको ऑप्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी सागर परियोजना 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। कितना इसका यहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है? 1000 मेगावाट उत्पादित किया जाता है। ठीक है, 1.23 हेक्टेयर कृषि योग्य कमाने क्षेत्र में 2.65 वार्षिक सिंचाई शामिल है। नर्मदा घाटी, तावा, बरना, कोलार, सुक्ता, मटियार, मान प्रोजेक्ट और शहीद चंद्रशेखर आजाद जोबोर्ड परियोजना का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अभी चलते हैं। इन परियोजनाओं में 3,98,300 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता क्या है आपकी? स्थापित कर ली गई। ठीक है, तवा परियोजना अब में कितना है दोस्तों? लगभग 13.5 मेगावाट क्या करते हैं? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ आपको दिया गया है। अब आप के देखते हैं आखिर कौन कौन से इसमें प्रश्न आपसे बनते हैं एग्जाम में। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से दोस्तों? गुजरात है आपका, और एमपी है, और महाराष्ट्र है, और राजस्थान है। ये 3 राज्य क्या है आपके हैं इसमें। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पे। किस पे बनाया जा रहा है आपका? नर्मदा नदी बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? जस्ट वही प्रश्न है, कहां कौन सी है? नर्मदा है। ठीक है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? मध्य प्रदेश को मिलता है। किसको मिलता है? मध्य प्रदेश को मिलता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का विस्तार अधिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर साहब क्या थे? इसके विरोध में थे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पे नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बरगी बांध भी है, इंदिरा सागर बांध भी है और ओमकेश्वर बांध भी, जबकि बाढ़ सागर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, कहाँ अवस्थित है बाढ़ सागर? बाढ़ सागर जो बांध है दोस्तों ये सोन नदी पे, कहाँ पे है? सोन नदी पर अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? जस्ट देखते हैं, नर्मदा नदी पे। कहां पे है? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश के हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ? किसमें है दोस्तों? इंदिरा सागर। जो इंदिरा सागर परियोजना निर्मित की जा रही थी उसमें यह कस्बा क्या कर गया? डूब गया था, यानी इसको उसी क्षेत्र में समाहित कर लिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ओंकारेश्वर परियोजना नदियों निम्नलिखित नदी में से किस पर अवस्थित है? ये नर्मदा। ओंकारेश्वर किस पे है? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नर्मदा बचाओ किस बात की ऊंचाई के बढ़ने के निर्णय के विरोध कर रहे थे? आपका सरदार सरोवर। अगर सरदार सरोवर बात की ऊंचाई बढ़ाई जाती है, इसी विरोध में ये नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका चला था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों आपका भाखड़ा नंगल बांध।
अब देखते हैं भागड़ा नंगल बांध से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम बने हैं उसके बारे में देखते हैं। कौन सा है, देखिएगा, भागड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना किस पे बना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के संयुक्त उपक्रम में। किसका किसका? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। ठीक है, इसके अंतर भागड़ा और नंगल के पास सतलज नदी दो बांधों का निर्माण करती है। ध्यान देना है, ये सतलज नदी पर अवस्थित है और दो बांधों का इसमें निर्माण किया गया है और सतलज नदी पर ये बनाया गया है। किस पे बनाया गया है? सतलज नदी बनाया गया है। कब बनाया गया है? 1963 में बनाया गया है। और इसमें एक जलाशय का निर्माण हुआ जिसका नाम है गोविंद सागर। क्या नाम है इसका? गोविंद सागर। और भागड़ा नंगल बांध जो है कमांड एरिया जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में क्या है? अवस्थित है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। भागड़ा नंगल संयुक्त परियोजना किसके किसकी है दोस्तों? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। किसकी? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। पहला ही ऑप्शन क्या है आपका इसमें सही है। कौन सा राज्य समूह भागड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? देखिएगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। कौन कौन? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, आगे चलिएगा। कह रहा भागड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी। किस पे बनाया गया है? सतलज नदी पर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके सामने कावेरी नदी पर बने बांध। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसका पीडीएफ आप हमारे चैनल अमोक क्लासेज में प्राप्त कर सकते हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका डाल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। नदी की ओर मोड़ दिया गया। ठीक है, यह इसकी जल वहन क्षमता होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पुच्छा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना निर्मित है। अगर पूछा जाए मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है तो आंसर क्या होगा इसका? केरल। किस नदी पर? ये पूछा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, मंगलम की सहायक भरत पूछा इसकी उप सहायक नदी है जिसे 1966 में निर्मित किया गया था। ठीक है, जो मंगलम डैम है ये कब निर्मित किया गया? 1966 में। ठीक है, आगे चलते हैं। माला नहर तंत्र। माला नहर तंत्र जो है कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ो पहली बार का विचार जो है सिंचाई के लिए इंजीनियर कौन से? विश्वेश्वरैया ने दिया था। जो आपको नदी जोड़ परियोजना है इसके सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? आपका विश्वेश्वरैया महोदय ने दिया था। बाद में KL राव नाम से भी इसे जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2003 को जल संग्रहण से संबंधित विकास परियोजना यानी हरियाली परियोजना का शुभारंभ किया था। अभी पिछली बार पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि हरियाली परियोजना किससे संबंधित है और उसका क्या नाम था? वाटरशेड। क्या था? वाटरशेड। कुछ लोग क्या मान के आए थे उसमें वृक्षों का बिछावरण को बढ़ाना, ऐसा नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य देश भर में जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वयन और वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना था। ठीक है, आगे चलते हैं। 2015-16 के आंकड़े के अनुसार भारत में निवल बुआई क्षेत्रफल का लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर क्या किया है यानी कि पूछा जाए भारत में कितना कुल निवल क्षेत्र है, क्या होगा इसका आंसर? 140 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, और लगभग 78.73% क्षेत्र जो है या सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अगर पूछा जाए कितने प्रतिशत क्षेत्र में आपको सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, इसका क्या हो जाएगा? 48.73। ठीक है, कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने तथा हर खेत के सिंचाई को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे जुलाई 2015 से शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? जुलाई 2015 से। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 2008 को भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड कार्यक्रम, कौन कौन सा? समेकित बंजर भूमि कार्यक्रम, फिर दूसरा कौन सा है? सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अगला क्या? मरुभूमि विकास कार्यक्रम को एक साथ करके इसको शुरुआत किया था। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, इन कार्यों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। किसके अंतर्गत लाया गया? इसे किसका नाम था? इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम या IWMP इसे कहा जाता है, यानी समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम को लिया गया, जिसके अंतर्गत इन सभी योजनाओं को क्या कर दिया? समाहित कर दिया गया। पहले सरकारें क्या करती थी दोस्तों? जो आपकी मतलब पुरानी योजनाएं होती थी उसको समाहित कर देती किसी नई योजना में, वो कहती थी देखिए मैंने नई योजना लॉन्च की है। अभी भी सरकारें यही काम करती, नई योजना खुद नहीं लॉन्च करती बल्कि पुरानी योजनाओं को दिखाते देखिए देखिए मैंने ही लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल, मृदा, जल, वनस्पति जैसे आक्रमिक प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल, संरक्षण और विकास पर पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बहाल करना है। यानी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पे इन सब की वजह से क्या है, कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास को रोकती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। क्यों? उसका एक बड़ी वजह क्या होता है कि इस क्षेत्र की जो मिट्टी जैसी चट्टानी है, और चट्टानी जो मिट्टी वहां पर नहरों और कुओं को क्या करना है, बनाना आसान नहीं होता। ध्यान देना, क्या पत्थर तोड़कर नहर बना सकते हैं ठीक जल्दी से? नहीं। जिस जिस तरीके से आप जेसीबी लगा के मिट्टी में या फिर अपने उत्तर प्रदेश बिहार में नहर बना सकते हैं, उतना आप दक्षिण भारत में नहीं कर सकते। इसलिए उस क्षेत्र में नहर और कुओं की क्या है, कमी है। ठीक है, अगर चलते हैं, और वहां पे तालाब अधिक पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी है, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में तालाब की सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान होता है। ठीक है, यानी क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हम तालाब के द्वारा सिंचाई करते हैं। ठीक है, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में सिंचाई के लिए उपलब्ध भूजल संसाधन दृष्टिकोण से राज्य में उत्तर प्रदेश, यानी अगर देखा जाए सर्वाधिक भूजल कहां पर है, इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा पंजाब है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा महाराष्ट्र है। ये सब क्या है, भूगर्भ में जो आपके संसाधन है, जल संसाधन है, इसकी मात्रा यहाँ पर सर्वाधिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 2015-16 में विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत कितना है, नलकूप लगभग 74% है, नहर कितना है उत्तर प्रदेश में, लगभग 15% है, कुआं लगभग आपका 8% है, और झील और टैंक्स कितना है, लगभग 0.5% है। ठीक है, नलकूपों द्वारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है, ये आपको कुछ आंकड़े हैं जिसको आपको ध्यान देना है। एक उत्तर प्रदेश का आंकड़े एक बार फिर देख लीजिए उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस देना है, इसलिए यहाँ पे आंकड़े आपको देखना जरूरी है। जैसे नलकूप से कितना होता है, 74.09% सिंचाई होता है। अगला क्या है, नहर से कितना होता है, लगभग 15.2 होता है। कुआं से कितना है, 8.8 होता है, और झील और टैंक से लगभग 0.5% आपसे सिंचाई होती है। ठीक है, ये तो रहा दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब हम देखते हैं जो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर बने हैं घटना चक्र के माध्यम से, उसको देखते हैं और उसके सॉल्व भी समझते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने, नहर परियोजना दे रखा है, अवस्थिति पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। घटप्रभा नहर कर्नाटका बिल्कुल सुमेलित है, उकाई नहर गुजरात बिल्कुल सुमेलित है, नीरा नहर महाराष्ट्र ये भी सुमेलित है, जबकि जवाई जो परियोजना तमिलनाडु में जो है दोस्तों, ये आपका सुमेलित नहीं। ठीक है, आगे चलिए, ये कहां पर है, ये आपका राजस्थान में, कहां पर, राजस्थान के लूनी नदी पर बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत के आपको दो कथन दिए गए, कथन कार्ड दिया गया है, आपसे पूछा गया स्पष्टीकरण करता है कि नहीं करता, ये कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है, ठीक है, तालाब है। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र अधिकांश नदियां मौसमी होती हैं। दोस्तों इसमें दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, लेकिन ध्यान से देखा जाए, ध्यान से व्याख्या नहीं करता, पता नहीं कैसे लोग व्याख्या करवा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। पहला प्रश्न क्या है, ऑप्शन क्या है, देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में लगभग 7.5 मिलीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। देश के सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं, कुएं नहीं दोस्तों बल्कि नलकूप है। क्या है, नलकूप, न कि कुआं, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है आपका गलत है, यही ऑप्शन क्या है आपका गलत है। देखिएगा, आगे चलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यही ऑप्शन क्या है आपका गलत है। आगे चलिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है, बताइएगा। ऑप्शन क्या होगा, हरियाणा में क्या है आपका जो कृषि क्षेत्रफल है और सिंचाई क्षेत्रफल क्या है आपका इसमें काफी ज्यादा सर्वाधिक है। उसके बाद कौन कौन सा है, लगभग 96% आपका हरियाणा है, 83% क्या है आपका उत्तर प्रदेश है, 56% क्या है इसमें मध्य प्रदेश है, और 17% क्या है आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, आगे चलते हैं।
भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार कहाँ सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका पंजाब है। सर्वाधिक सिंचाई का विस्तार कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। पहला क्या है? मृदा से उर्वरक या पोषक खान कमी हो जाती है। अब बताइए क्या ऐसा होता है क्या? अच्छा, आगे चलिएगा, देखते हैं। इसमें कुछ कृषि क्षेत्र में भौम जल स्तर से कम होने से रोका जा सकता है। आप बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? दोस्तों इसमें पहला और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। आपको बताइएगा कौन सी ऐसी सिंचाई है जिसके माध्यम से हम जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में जानते हैं। लगातार पानी का बहाव होना बिल्कुल नहीं है। क्रांतिक समृद्धि और अवस्था के पर सिंचाई, पीडब्ल्यूपी सिंचाई। जो पीडब्ल्यूपी सिंचाई होता है दोस्तों, इसे हम जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई प्रणाली कहते हैं। देखिएगा, इसको एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। पीडब्ल्यूपी या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई की ओर इंगित करता है। यह परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट मिट्टी पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, यानी मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को ये बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। खैर, अगला प्रश्न आपके सामने, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई की सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। कहाँ हुआ? गंगा घाघरा के दोआब में, गंगा यमुना के दोआब में, सरयू पार्क के, या फिर बुंदेलखंड में। सरयू पार्क जो मैदान है आपका, वहां पे इस क्षेत्र का विकास बहुत ही ज्यादा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप है दोस्तों? अपना यूपी, अपना उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पे सर्वाधिक नलकूप पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि के क्षेत्र सर्वाधिक है? अब बताइए कहां पे दोस्तों? जस्ट देखे थे कहां पर? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहां पे? उत्तर प्रदेश में। दूसरा कहां पे? पंजाब में है। तीसरा कहां पे? बिहार में है। चौथा कहां पे? आपका हरियाणा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से वही प्रश्न है, देखिएगा ये मैप आप अलग से देखिएगा तब समझ में आएगा। आगे आइएगा। भारत में माला नहर तंत्र प्रस्तावित किया गया था। किसने किया था दोस्तों? दिनसा जे दस्तूर ने किया था। किसने किया था? दिनसा जे दस्तूर। क्या है ये? माला नहर तंत्र कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ो परियोजना जो पहले आपके विश्वेश्वरैया ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत किसे माना जाता है? किसे? सर आर्थर कॉटन। जो सर आर्थर कॉटन थे, इन्हें क्या कहा जाता है? इसे अग्रदूत माना जाता है। क्यों? क्योंकि आर्थर कॉटन जैसे अभियंता, सिंचाई अभियंता थे, उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों को सिंचाई व्यवस्था को उल्लेखनीय कार्य किया था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत सिंचाई का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, किसके द्वारा होता है? लघु परियोजनाएं। लघु परियोजनाएं और बृहद परियोजनाओं के माध्यम से लगभग कितना होता है दोस्तों? आपका 62% सिंचाई होती है, यानी क्या है? ऑप्शन बी आपका क्या है? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है दोस्तों? 40,000 क्यूसेक है। कितना है? 40,000 क्यूसेक है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ अवस्थित है? बताइए। केरल में। कहाँ पे? केरल में। किस नदी पे? पूछा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते। सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहां से निकलती है दोस्तों? गंडक नदी से। जो गंडक नदी है वहां से सारण नहर आपकी उद्गमित होती है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? हरके बैराज सतलज नदी अवस्थित है। कहां पे? सतलज नदी पर अवस्थित है, यही चीज का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है। निम्नलिखित किस नदियों के संगम पर स्थित है? यह सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास जो नदी है, इसके संगम पर क्या है? हरके बैराज को बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान इंदिरा नहर कहां से निकलती है? कहां से? सतलज नदी से। कहां से निकलती है? सतलज नदी और ब्यास नदी की जो संगम है वहां से निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में प्रारंभ किया हुआ था। इसका उद्गम कहां से होता है? सतलज नदी से। कहां होता है? सतलज नदी के हरके बैराज से होता है। ठीक है, आगे आपको सामने दिया रखा है इंदिरा गांधी नहर। फिर से वही प्रश्न है, बार बार चलिएगा। फिर से वही
खैर, पोंग पोंग नदी परियोजना किस ब्यास नदी के पोंग बांध का उपयोग करती है? बताइए कौन सा? इंदिरा गांधी नहर। जो इंदिरा गांधी नहर है ये इसी का प्रयोग करती है। ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है दोस्तों? गंगा नहर है। कौन है? गंगा नहर है, जो कहाँ पे? श्री गंगानगर में है। कहाँ? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे गंगा नहर सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण गंगा जी ने कब करवाया था? 1927 में कराया था। कब किया था? 1927 में। ठीक है, आगे चलते हैं। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों को नीचे कोट से उत्तर दीजिए। क्या है? कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, बहुफसली खेती पर भूमि के उपयोग प्रारूप को बदलना, या भूमि प्रबंधन में सुधार। अब बताइए कौन से इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसमें सभी ऑप्शन क्या है आपके? सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला क्या है? घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर से उपयोग किया जाता है। अब बताइए क्या घग्गर नदी पे इंदिरा गांधी नहर प्रयोग किया जाता है? हाँ या ना भैया? इंदिरा गांधी नहर किस पे बना है? आपके सतलज नदी पर बना। किस पे है? सतलज और ब्यास के संगम पे है, ना कि घग्गर नदी पे। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत हो गया। यही आपकी स्टेटमेंट क्या है आपको गलत है, बाकी आगे सही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, निचली गंगा नहर का उद्गम का स्थल कहाँ है दोस्तों? नरौरा। कहाँ से? नरौरा बुलंदशहर में। नरौरा बुलंदशहर क्या होता है? निचली गंगा नहर का निर्माण होता है। और कहाँ पे होता है? किस नदी पे? गंगा नदी पे होती है। कहाँ पे है? गंगा नदी पे। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित शहर प्रणालियों में किस से बिहार की सिंचाई होती है? ध्यान दें, त्रिवेणी नहर जो गंडक नदी पर बना हुआ है, त्रिवेणी नहर जो है, इससे क्या होता है? पूरे उत्तर प्रदेश, सॉरी बिहार में क्या होता है? सिंचाई होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाली एक नई योजना है, किससे संबंधित है दोस्तों? ये पीसीएस का बहुत फेवरेट प्रश्न है। और किससे होता है दोस्तों? खास करके सिंचाई संबंधित है। किससे है? सिंचाई संबंधित। बंजर भूमि के विकास से संबंधित है। वाटरशेड कहा जाता है। क्या कहता है? वाटरशेड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। हरियाली परियोजना किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से। किससे है? जल प्रबंधन से। अभी इस बार जो पीसीएस था इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, कह रहा एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं? क्या है इसका? ऑप्शन क्या है सामने? पहला कह रहा मृदा के बहाव रोकने में, या देश की 12 मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ने में। ठीक है, जल वर्षा संग्रहण तथा भौम जल स्तर को पुनर्भरण में, या प्राकृतिक वनस्पतियों के पुनर्जन्म में। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें? इसमें जो देश की 12 मासी नदियों से मौसमी नदियों से जोड़ने का, ऐसा नहीं है, बल्कि उन नदियों को जोड़ना जहां पर पानी की मात्रा कम है, और दूसरे को जहां पर पानी की मात्रा अधिक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, और बाकी स्टेटमेंट क्या है आपके? सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ये कुछ कार्यक्रम या परियोजनाएं है, उसका मंत्रालय है। आपको बताना है कौन से इसमें सम्मिलित है। क्या है? सूखा प्रवर्त क्षेत्र कृषि मंत्रालय द्वारा है। ठीक है, अगला मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण वन मंत्रालय। वर्षा पूर्ति क्षेत्र कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय। आप बताइए कि इसमें कौन सा सही है? इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही? देखिएगा, सूखा पर्वत क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेट वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम तीनों भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, और जिन्हें फरवरी 2009 में एक परिवर्तित कार्यक्रम के रूप में इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया। देखिएगा, जो पुरानी योजनाएं थी इनको समाहित करके एक नई योजना का निर्माण कर दिया गया। इसमें क्या है? भूमि संसाधन विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय और एक विभाग है। ठीक है, वर्षा पूर्व क्षेत्र में जल संभरण को विकास परियोजना सहकारिता विभाग के कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे है आपका ड्रिप सिंचाई से पद्धति के प्रयोग से क्या लाभ है? यानी ड्रिप इरिगेशन जो हम लोग प्रयोग ला रहे हैं, इसके लाभ क्या है? पहला क्या है? खरपतवार की कमी, बिल्कुल। मृदा लवणता में कमी, बिल्कुल। मृदा अपरदन में कमी, बिल्कुल। तीनों ही ऑप्शन क्या है आपके? सही है। मृदा लवणता में से कोई मतलब नहीं होता, बाकी पहला और तीसरा क्या है आपका स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। बकिंगम नहर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये कोरमंडल तट पे है। कहाँ? कोरमंडल तट पे बकिंगम नहर, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहां पर अवस्थित है। आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल के उपयोग को भारत में सर्वाधिक है?
ध्यान दीजिए, कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, पंपिंग सेट शुरू कर देते हैं, ऑन कर देते हैं और पूरा दिन रात चले पड़ा रहता है। इससे क्या होता है, भूमिजल को सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और एमपी, उत्तर प्रदेश और एमपी, और यमुना और सिंध नदी के बेसिन पर ही अवस्थित है। ठीक है। यमुना और सिंध नदी जो उसकी सहायक है, उसके बेसिन में आपका ये अवस्थित है। ठीक है।